जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम आपके 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है ना। कोसी महानंदा ये दो नदी है, इसके दोआब जो है ये बिहार के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार की बहुत ही स्पेशल नदी है कोसी नदी, है ना। क्यों है? क्योंकि ये सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे अधिक क्या है? मार्ग बदलने वाली नदी है। भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी है ना। दूसरा कारण क्या है? इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर साल जो है वो बिहार में एक भयंकर बाढ़ लाती है। हर साल बिहार के लगभग बहुत सारे लोगों को बेघर कर देती है अपने बाढ़ के कारण। इसलिए कोसी नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये है 729 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यदि इसका उद्गम की बात करें, यानी उद्गम मतलब कहाँ से ये निकलती है, तो ये नेपाल की नदी है और नेपाल में आपको ये गोसाई धाम से निकलती है। याद रखिएगा, गोसाई धाम से ये निकलती है ये। और गंगा की चूंकि ये सहायक नदी भी है, तो ये मिलती कहाँ है? ये मिलती है आपको कटिहार के पास राजमहल। कटिहार में एक जगह है राजमहल, है ना। उस राजमहल के पास ये जाकर के क्या होती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गए आपके कोसी के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम महानंदा की बात करें तो दोस्तों महानंदा की जो कुल लंबाई है वह है 360 किलोमीटर। ये भी आपको कहाँ? नेपाल से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 360 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा गया है ये जो है महानंदा और कोसी ये किस बिहार की है, तो याद रखिएगा चूंकि कोसी भी उत्तरी बिहार में बहती है और महानंदा भी, तो इसलिए ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी बिहार, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अब बात आती है हरित क्रांति की, है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है, पहले ये समझना होगा। हरित क्रांति का संबंध है ना, फसल, यानी जो हम मुख्य रूप से कौन फसल? गेहूं और धान, है ना। गेहूं प्लस में धान के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, है ना। 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में आई थी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति थी ये हमारे फसल के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इन्होंने पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही थी लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं हो रहा था। इसके लिए गेहूं और धान के लिए स्पेशल लाया गया था हरित क्रांति, है ना। तो याद रखिएगा इनके जो जनक है, भारत में हरित क्रांति की जो जनक है वह कौन है? MS स्वामीनाथन, है ना। ये भारत में हरित क्रांति के क्या है? जनक है ना। अगर हम बात करें वर्गीज कुरियन की, तो ये दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं। किसके जनक हैं? श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, है ना। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति की संबंध है, याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, और इसके जो जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरियन, है ना। कुछ और क्रांति देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने बताया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है ना। दुग्ध उत्पादन से है। और ये कब लाया गया? ये 1964-65 में, है ना। 1964-65 ईस्वी में इसे लाया गया था, ठीक है। और इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर पीली क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न जो तेल होते हैं, है ना, सरसों हो गया, रेचा हो गया, ये सब जो होते हैं खाद्यान्न जो तेल होते हैं, तेल और एवं तिलहन जो फसल होती है, वही हुआ तेल, तिलहन जो फसल होती है उससे संबंधित है कौन? पीली क्रांति। अगर नीली क्रांति की बात करें दोस्तों, नीली क्रांति हो गया आपको मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली का जो उत्पादन होता है उसका संबंध है नीली क्रांति से। गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्याज और झींगा मछली, जानते होंगे झींगा मछली जो होता है इसके उत्पादन से है। और भारत जो है गुलाबी क्रांति के बाद झींगा उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन गया है।
झींगा उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो गुलाबी क्रांति हो गया प्याज प्लस झींगा के उत्पादन से। चलिए दोस्तों फिर और कुछ क्रांति देखते हैं। काली क्रांति, काली क्रांति जो है ये आपको सभी को पता होगा, है ना, क्योंकि काला कौन चीज होता है, तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्लस कोयला, है ना, ये याद रखिएगा। पेट्रोलियम प्लस कोयला जो होता है ये किससे संबंधित है, काली क्रांति से, है ना। उसके बाद धूसर क्रांति की बात करें तो ये उर्वरक, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है क्या, धूसर क्रांति। अगर रजत क्रांति की बात करें तो अंडा के उत्पादन से है ना, अंडा के उत्पादन से क्या है, रजत क्रांति। अगर हम सुनहरी क्रांति की बात करें तो दोस्तों सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी फसल, इसके लिए बागवानी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर गोल क्रांति की बात करें तो आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ये आपको क्रांति याद करने की जरूरत है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद रहता था। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा आयुर्वेद रहता था, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेद थे चरक, जिनकी एक पुस्तक है चरक संहिता, जिसमें आयुर्वेद के बारे में कहा गया। और कहा जाता है आयुर्वेद के जो पहले जो थे, आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक जिसको कह लीजिए या जन्मकर्ता जान लीजिए, ये चरक को ही कहा जाता है। और इनकी पुस्तक है चरक संहिता, याद रखिएगा। चरक संहिता जो है ये इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। अगर हम धन्वंतरी की बात करें दोस्तों, धन्वंतरी जो है ये राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। और ये भी आपको आयुर्वेद से ही संबंधित हैं, ये भी किससे संबंधित है, आयुर्वेद से ही संबंधित है। सुश्रुत की बात करें, यहाँ एक ऑप्शन और है दोस्तों सुश्रुत, अगर इसकी बात करें तो ये चिकित्सा शास्त्री भी थे, है ना, चिकित्सा शास्त्री थे ये, और साथ साथ में ये आपको शल्य चिकित्सक भी थे, शल्य चिकित्सक भी थे, है ना, ये भी आपको याद रखना है शल्य चिकित्सक। और भारत में शल्य चिकित्सक के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, सुश्रुत को। शल्य चिकित्सक के जनक जो है वो किनको कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले नहीं, आज से 2800 वर्ष पहले, 2800 वर्ष पहले पहला प्लास्टिक सर्जरी किया गया था इन्हीं के द्वारा। 2800 पहले जो पहला प्लास्टिक सर्जरी था वह इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए हमारी जो आयुर्वेद ज्ञान है, हमारी जो मेडिसिन के क्षेत्र में कितनी पुरानी जान पहचान है कि आज से हम 2800 वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी किए थे, और वो कौन किए थे, सुश्रुत किए थे। चिकित्सा शास्त्री भी थे, शल्य चिकित्सक के जनक भी इनको कहते हैं। तो कनिष्क प्रथम शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद कौन रहता था, चरक रहता था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, दरबारी कौन किसके दरबार में रहते थे, जैसे महर्षि पतंजलि, है ना, योग के प्रतिपादक इनको कहा जाता है ना, ये योग के प्रतिपादक थे, है ना, जिनको आज बाबा रामदेव जो है ना, वो बहुत आगे तक ले गए हैं। तो प्रतिपादक जो थे ये कौन थे, ठीक है, महर्षि पतंजलि। ये किनके दरबार में रहते थे, ये सुंग वंश के शासक थे, पुष्यमित्र सुंग, है ना, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में ये रहते थे। कालिदास की अगर हम बात करें तो ये उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के शासनकाल दरबार में रहते थे। उज्जैनी के शासक, है ना, उज्जैनी के शासक राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के शासन यानी कि उसके दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तुलसीदास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास थे, है ना। बाणभट्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, हर्षवर्धन के शासनकाल जो वर्धन वंश का शासक था। और इनकी एक पुस्तक है हर्षचरित, याद रखिएगा हर्षचरित जो है इन्हीं की पुस्तक है, जो हर्षवर्धन के बारे में दिखाया गया है, वर्धन वंश के बारे में इनसे जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसको सौंपी गई है, यानी 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ होगा। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाली है, पेरिस में होने वाली है। 2020 में कहाँ हुई, टोक्यो,
2020 में कहाँ हुई? टोक्यो। जो चूंकि 2020 में नहीं हुआ था, लेकिन 2020 का हम टोक्यो ओलंपिक कहते हैं इसे, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों 2028 का जो ओलंपिक है ना, ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए, यानी अमेरिका में ये होगा, लॉस एंजल्स, ठीक है। लॉस एंजल्स दोस्तों, एंजल्स ये कहाँ है? अमेरिका में है, लॉस एंजल्स। अगर हम 2032 की बात करें ओलंपिक की, है ना, 2032 ओलंपिक की बात करें तो दोस्तों 2032 ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये 2032 का ओलंपिक होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अगर क्रिकेट की बात करें तो 2023 वनडे वर्ल्ड कप जो है, यानी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, वो कौन मेजबानी करेगा? तो ये अपन भारत करेगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप की। अगर दोस्तों अभी हाल ही में 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसकी मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और अगर जीता कौन? तो जीता किसने? आप सभी को पता होगा, इंग्लैंड ने जीता। और किसको हरा कर जीता? यानी हारा कौन? पाकिस्तान को हराया, है ना, पाकिस्तान को हराया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको जीता कौन? इंग्लैंड जीता, और ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि 2024 का T20 कहाँ होगी, 2024 का जो T20 है दोस्तों, ये आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों में होगी, वेस्ट इंडीज, ठीक है। इस दोनों में 2024 का T20 वर्ल्ड कप होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इस समय महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक है सुजय लाल थाउसोन। अगर आर हरि कुमार की बात करें तो आर हरि कुमार जो है ये नौसेना के अध्यक्ष हैं, यानी हमारे नेवी के अध्यक्ष है। बी आर चौधरी, है ना, वाइस बी आर चौधरी जो है ये आपके किसके हैं? वायुसेना यानी एयरफोर्स के हैं, एयरफोर्स के हैं। और मनोज पांडे की बात करिए तो ये दोस्तों हमारे आर्मी के चीफ हैं, है ना, यानी थल सेना के चीफ है कौन? मनोज पांडे। और सीआरपीएफ के निदेशक कौन हो गए? सुजय लाल थाउसोन। तो यानी इसका आंसर हो गया आपको क्या? सुजय लाल थाउसोन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सीडीएस प्रमुख नए बने हैं, याद रखिएगा सीडीएस नए प्रमुख जो है वो कौन है? अनिल चौहान, ये सीडीएस के नए प्रमुख बने हैं। अटॉर्नी जनरल इस अभी हाल ही फिलहाल में कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी, है ना, वेंकट रमनी जो है ये अटॉर्नी जनरल बने हैं। अगर 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं डीवाई चंद्रचूड़, है ना, ये याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़ जो है वे 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों आज हमारे छठे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? तो अगर हम वेद की बात करें तो हमारे टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन दोस्तों? सबसे पुराना वेद कौन हो गया? ऋग्वेद। उसके बाद कौन है ना, ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद है। उसके बाद कौन है? सामवेद, है ना, और सबसे लास्ट वाला जो है सबसे बाद वाला भी कौन है? अथर्ववेद, है ना। ये याद रखिएगा, ये 4 टोटल वेद है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन का है कि किस देवता का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा इंद्र का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। इंद्र के लिए जो ऋचाएं लिखी गई है वो टोटल ऋचाएं जो वो 250 ऋचाएं इंद्र के लिए लिखी गई है। और अग्नि के लिए जो है वह 200 ऋचाएं लिखी गई है। अग्नि के लिए कितनी लिखी गई है? 200 ऋचाएं जो है वो किसके लिए है? अग्नि के लिए है। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था ये कब हुआ था? अगर हम दोस्तों ताशकंद की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद वर्तमान में अगर हम बात करें तो ताशकंद जो समझौता था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी कि भारत और प्लस में पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने सिग्नेचर किया था। और पाकिस्तान की तरफ से उस समय कौन थे? अयूब खान, है ना। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान, इसने इस पर सिग्नेचर किया था। ये ताशकंद समझौता इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि
इस पर सिग्नेचर करने के बाद भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी कुछ घंटों के बाद है ना एक क्या कहते हैं एक होटल में इनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो जाती है, जिसकी आज तक किसी को कोई खबर नहीं आखिर उनकी मृत्यु हुई सो हुई क्यों, है ना। एक रहस्य है हमारे हम भारतीयों के लिए कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आखिर हुई क्यों। ताशकंद समझौता के बाद हुआ था, और ये जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, है ना, उज्बेकिस्तान में ही जगह है ताशकंद। तो ये हुआ था आपको दोस्तों कब, 1966, यानी 1966 इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पीएच का मान का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो सांद्रण है वो कितना होता है। तो दोस्तों पीएच मान 7 से अधिक अगर हो तो हम उसे कहेंगे क्षार, यानी बेस इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और अगर 7 हो तो हम इसे उदासीन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और 7 से कम हो तो हम इसे अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं इसे, है ना। तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में सर्वाधिक तापमान जो है वो गया जिले में पाया जाता है। लगभग यहाँ 45 डिग्री औसतन तापमान रहती है। बिहार में सबसे यानी गर्म जो है वह जिला कौन है, गया जिला है ना। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान ज्ञात करें। गतिशील है दोस्तों, हमेशा याद रखें किसी वस्तु अगर गति में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपको दोस्तों दी हुई है 125 जूल दिया हुआ है, बराबर 1/2 मास आपको निकालना है, और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 125 गुने 2, अब बटे में ये बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 5, 25 पंच 120, यानी हो गया 5 दूनी 10 kg इसका क्या था, आपको द्रव्यमान था। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर गतिशील वस्तु है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और कोई स्थितिज वस्तु है तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों ये थी आज की 10 की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम मोड पॉइंट व्यू से। इसे जरूर देखिएगा लास्ट तक, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।